नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 9 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न है, रशिया और यूक्रेन दोनों को मिला दें तो ग्लोबल व्हीट ट्रेड में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। व्हीट यानी कि गेहूं, ये दोनों देश मिलकर दुनिया को कितना गेहूं प्रोवाइड करते हैं। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर और जो राइट आंसर है दैट इज 1/4। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यू नो कि यूक्रेन और रशिया जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। तो रशिया जो है वो दुनिया का 18% कितना 18% जितना गेहूं पैदा करता है और एक्सपोर्ट करता है, या फिर इसका कंट्रीब्यूशन है। और यूक्रेन जो है ये कुछ करता है, आप समझ लीजिए 7%। तो दोनों को मिला ले तो कितना हो जाता है 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। एनएससी के बारे में कुछ आपको बेसिक डिटेल्स दे दूं। एनएससी की स्थापना आप कह सकते हैं 1992 में हुई थी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर सेबी ने अप्रैल 1993 में रिकॉग्नाइज किया था स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर एनएससी को। और एनएससी ने अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कब की, 1994 से ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी एनएससी के साथ जुड़ी हुई। अब इनके सीईओ की बात करें तो इनके सीईओ का फोटो आपकी स्क्रीन पर है। इनका नाम है विक्रम लिमाये। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में विक्रम साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 16 जुलाई को उनकी 5 साल की ये जो टर्म है सीईओ की, ये ख़त्म होने वाली है 16 जुलाई 2022 को। और वो फिर से इस पोजीशन के लिए री अप्लाई नहीं करने वाले हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन सी है, मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, तो फिलहाल ये एनएससी के चेयरमैन हैं, राइट। और सीईओ कौन है, विक्रम लिमाये। मूविंग ऑन, Flipkart has entered into a multi-year partnership with which company to help improve its overall customer service। अपनी overall customer service को और ज़्यादा सुधारने के लिए, improve करने के लिए Flipkart ने किस कंपनी के साथ एक मल्टी-ईयर पार्टनरशिप जो है ये साइन किया है। 4 ऑप्शंस हैं, Amazon, Apple, Accenture एंड Google। द राइट आंसर इज Google। फ्लिपकार्ट जो है वो गूगल का डेटा सेंटर और सर्विस का इस्तेमाल करेगा और बेसिकली गूगल क्लाउड का इस्तेमाल किया जाएगा, गूगल क्लाउड। और गूगल क्लाउड की मदद से फ्लिपकार्ट जो है वो अच्छा डेटा एनालिटिक्स कर पाएगा। डेटा एनालिटिक्स यानी कि जो डेटा आपके पास आएगा तो उसका अच्छी तरीके से आप एनालिसिस कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पर, एज यू नो कि फ्लिपकार्ट जो है वो एक वेबसाइट है और वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शंस के साथ जुड़े हुए डेटा आपको मिलेंगे। फिर कस्टमर कौन कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं, कस्टमर का शॉपिंग बिहेवियर किस प्रकार का है, तो रियल टाइम पर लाइव आप कह सकते हैं ये सारा डेटा जो है वो उनको मिलता रहेगा। इसके साथ कौन सी चीज़ें ट्रेंड में हैं, और ये सारी चीज़ें जब किसी कंपनी को पता चलती हैं तो वो और ज़्यादा कस्टमाइज्ड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं, राइट। तो आई होप दिस 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े उससे पहले यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ये इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मोटिवेशनल पॉडकास्ट को सुनने के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। हिंदी में सिंपल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े टॉपिक्स को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। तो डू चेक इट आउट एंड डू लेट मी नो वंस यू गो थ्रू इट कि आपको ये पॉडकास्ट जो है वो कैसे लगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोथ माई यूट्यूब चैनल्स। लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू एज वेल एज जो मैं क्वेश्चन आपको पूछूं उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑयल प्राइस एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए भी। और एक अच्छी खबर ये आ रही है, कल हमने बात की थी दोस्तों, आपको याद होगा कि ऑयल की प्राइस जो है वो $139 पर बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है, अच्छा स्टेटमेंट आया। उन्होंने ये कहा
कि ऑयल की प्राइस जो है वो आने वाले 2 हफ्तों के अंदर होपफुली $100 से भी कम हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अभी ऑयल की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन होपफुली 2 हफ्तों के अंदर चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि रशिया का जो ऑयल एंड गैस है इसके एक्सपोर्ट्स पर अभी भी किसी प्रकार का ब्लॉकेज जो है वो नहीं लगाया गया है। लेटेस्ट खबर ये आ रही है दोस्तों कि यूएसए ने ये कह दिया है कि हम रशिया का ऑयल जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। नाउ द थिंग इज, वैसे भी यूएसए जो है वो भी ऑयल एंड गैस का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर में नाम आता है यूएसए का। शेल गैस टेक्नोलॉजी जब से यूएसए ने इन्वेंट की है तो बहुत ज़्यादा गैस और ऑयल जो है वो यूएसए भी पैदा करने लगा है। तो यूएसए ना के बराबर ऑयल और गैस जो है वो रशिया से मंगवाता है। हाँ, दुनिया के बहुत सारे दूसरे देश हैं, खास करके यूरोपियन देश की बात करें तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रशिया के ऑयल और गैस पर निर्भर है। इनफैक्ट यूरोप का 35 से लेकर 40% जितना गैस जो है वो सिर्फ रशिया प्रोवाइड करता है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $139 पर बैरल इसलिए हो गई थी क्योंकि यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन साहब ने ये कहा कि यूएस और यूरोपियन एलाइज जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम रशियन ऑयल को बैन कर दे, इसके इंपोर्ट पर हम एक प्रतिबंध लगा दे, बैन लगा दे। यूके ने ये स्टेटमेंट दिया, ये भी एक लेटेस्ट खबर है। यूके ने ये कहा है कि हम इस साल के अंत तक 2022 के अंत तक धीरे धीरे करके हम रशिया का ऑयल जो है वो खरीदना बंद कर देंगे। जर्मनी जो एक बहुत बड़ा रशियन क्रूड का कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो इसने ये कह दिया कि ऐसा हमारा कोई भी प्लान नहीं है, राइट, हम तो रशिया से ऑयल और गैस जो है वो खरीदते ही रहेंगे। और रशिया ने ये वार्निंग दी कि अगर आप हमारे क्रूड ऑयल और इन सारी चीज़ों को बैन करेंगे तो पता है ऑयल की प्राइस कितनी हो जाएगी, $300 पर बैरल तक पहुंच सकती है प्राइस। तो ये किसी के लिए भी हित में नहीं है। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अवेलेबल ऑन माय चैनल। अभी जो चैनल देख रहे हैं इसी चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है। इसका नाम है रशिया वर्सेस यूएसए ऑयल मार्केट इन यूरोपियन यूनियन। आप एक बार इसको देखिएगा ज़रूर, आपको सारी गेम जो है वो पता चल जाएगी। आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि रशिया और यूएसए जो है वो यूरोप को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं। मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें शेयर की हैं। अगर ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ती जाती हैं, राइट, लेट्स से कि सस्टेन्ड हाई प्राइसेस कैन डिस्ट्रॉय 2 to 3% ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड विच इज़ अबाउट 2 to 3 मिलियन बैरल्स पर डे। अगर 2-3% ऑयल की प्राइस बढ़ती हैं तो 2-3 मिलियन बैरल्स जो हैं उतना प्रोडक्शन मीन्स जो सप्लाई है, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अगर प्राइस बढ़ती हैं तो। और अभी दुनिया के सारे देश जो हैं वो कोविड के बाहर निकल रहे हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, तो ये राइट समय ही नहीं है कि हम ऑयल की प्राइस को आगे जाने दें। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर होपफुली ये युद्ध जैसे सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और ऑयल की प्राइस जो है वो भी $100 से कम होकर बेसिकली डबल डिजिट में ऑयल की प्राइस जो है वो आ जाएगी। रही बात रुपये की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ये भी एक कंटिन्यूएशन वाला विषय है। कल हमने बात की थी रुपये और डॉलर के बारे में और हमने देखा था कि आरबीआई जो है वो रुपये की लिक्विडिटी जो है, जब रुपये की वैल्यू कम होती है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लेट मी क्विकली टेल यू डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फिर से एक बार रेगुलर स्टूडेंट्स आप इसको समझ लीजिए कि अभी रुपये की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू जो है वो डॉलर काफ़ी डिमांड में है, इज़न्ट इट। तो जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो डॉलर की क्या हो रही है, डॉलर की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन डॉलर की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। रुपये का क्या हो रहा है, रुपये की डिमांड जो है वो कम हो रही है, लेकिन रुपये की डिमांड कम हो रही है तो इसी के साथ साथ क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो भी कम होगी और यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो अब रुपये की वैल्यू को अच्छा करने के लिए और इसकी डिमांड जो है इसको मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने पास जो डॉलर्स हैं वो डॉलर्स को मार्केट में रिलीज करेगी और बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये जो है उसको खरीदे। मीन्स रुपये जो है मार्केट में, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, तो आरबीआई आपको कहेगी कि ये लीजिए, लेट्स से $10, रफ एग्जांपल दे रहा हूं कि आप $10 दे दीजिए, ले लीजिए और बदले में हमें
100 रुपीज़, जो 1000 रुपये हैं आपके पास, वो हमें दे दीजिए। तो मार्केट में क्या हुआ, $10 ऐड हुए और 1000 रुपये जो हैं वो मार्केट से चले गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गए। तो ऐसे करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये की सप्लाई को कम करेगी और डॉलर की सप्लाई को ज़्यादा करेगी। तो सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होगी। तो इस प्रकार से बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, इसको कहते हैं स्वैप ऑक्शन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $5 बिलियन मार्केट में रिलीज किए और रुपये जो है उसको वापस खींच लिया। तो ये जो अभी मैंने प्रोसेस समझा ये चीज़ की, और इसकी वजह से ये भी हुआ कि पिछले 5 दिनों में पहली बार हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। डॉलर लिक्विडिटी हेल्प्ड मेंटेन रिलेटिव स्टेबिलिटी एमिड द आउटफ्लो ऑफ ओवरसीज फंड, while it also helped to drain excess rupee liquidity। जो एक्सेस रुपी थे मार्केट में तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया और डॉलर की लिक्विडिटी को इंक्रीज कर लिया। तो इसकी वजह से हमारे देश में से जो पैसा बाहर जा रहा था, जिन लोगों ने पैसे हमारे मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, तो वो पैसे वापस खींच रहे थे। तो इस चीज़ में थोड़ी एक रुकावट आई, एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर काम किया है। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेमिकॉन स्टार्टअप्स। सेमिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज और स्टार्टअप्स, राइट। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट ने जो आप सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इस रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी यानी कि इम्पोर्ट टैक्स जो है, कस्टम्स ड्यूटी जो है, इसको इंक्रीज नहीं किया है। कुछ स्टार्टअप्स ने ये कहा कि ये जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स हैं और इनको बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जिनको कई बार रॉ मटेरियल कहते हैं, जिनको कई बार इनपुट कहते हैं, तो ये रॉ मटेरियल या फिर इनपुट जो है इसकी कीमत थोड़ी बढ़ चुकी है। और अगर चीज़ें बढ़ती जाएगी, मीन्स कीमत बढ़ती जाएगी, तो हम इसको यहाँ पर सक्सेसफुली पैदा नहीं कर पाएंगे, या फिर जो है फाइनल प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ पर निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो भारत सरकार ने नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, और ये आपके लिए भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ आत्मनिर्भर कैंपेन या फिर आत्मनिर्भर भारत का मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य ये है कि वे सारी चीज़ें जो हम हमारे देश में पैदा कर सकते हैं, जो हम हमारे देश में पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम इंपोर्ट ना करें, ऐसी चीज़ें हम भारत से ही खरीदें, भारत की कंपनी से ही खरीदें। हाँ, वे सारी चीज़ें जो हमारा देश पैदा नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते ही रहेंगे। और कोशिश ये होगी कि हाँ, अगर वो सारी चीज़ें भी हम हमारे देश में पैदा कर सकें, तो यही कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पर ही फैक्ट्रीज हों, यहाँ पर ही लोगों को जॉब मिले। तो आत्मनिर्भर जो है ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के साथ व्यापार करना बंद कर देंगे, कि या फिर हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि जो चीज़ यहाँ पर पैदा हो रही है आप इनका इस्तेमाल करें, और जो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है तो वो हम बाहर से मंगवाएंगे, राइट। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है आत्मनिर्भर भारत का। और भारत सरकार ने कहा है कि हम हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और जॉब्स जनरेट करना चाहते हैं। फॉरेन फ्लाइट्स एक बहुत ही गुड न्यूज़ है सभी के लिए, खास करके टूरिज्म एविएशन सेक्टर के लिए। 27 मई 2022 से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो रेज्यूम हो जाएगी, ताकि आने वाला समर वेकेशन जो है वो दुनिया के अलग अलग देश के लोग भारत आते हैं समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए, तो वो कर पाएंगे। हमारे देश के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं तो लोग जो हैं वो लेट्स से स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पर जो एक क्लाइमेट या फिर वहाँ का वेदर जो है वो सही रहता है उस टाइम पर, वहाँ पर भी समर होती है, तो हम वहाँ पर इजीली घूम फिर सकते हैं। तो ऐसे से लंदन इज़ अ प्लेस, लंदन की समर जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सो फार आई हैव एवर सीन, राइट। आपको बहुत मज़ा आता है जब आप लंदन की समर में वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि समर टाइम पर यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो भारत आते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे बहुत जो सर्दियों वाले देश हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं वो समर टाइम में ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, राइट। ऑफ कोर्स वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, लेकिन उनके लिए पूरे साल का रिचार्ज जो सन रिचार्ज है वो उनको हमारे देश से मिल जाता है। जो एयर बबल वाली सिस्टम थी इसको भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, और ये बात बताई है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि विद दिस स्टेप आई एम कॉन्फिडेंट द सेक्टर विल रीच न्यू हाइट्स। कोविड से पहले जो फ्लाइट की डिमांड थी और जो सीट्स की डिमांड थी, अब उसको भी हम पार कर जाएंगे। और फरवरी में इकोनॉमिक टाइम्स ने ये कहा था कि
रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो समर के टाइम से स्टार्ट हो जाएगी और ऐसा ही हो रहा है। एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी खुश हैं इस डिसीजन से, और नए टूरिस्ट जो हैं वो हमारे देश में आएंगे और एविएशन सेक्टर को भी एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, होटल और ये सारे बिजनेसेस को भी बहुत राहत मिल जाएगी। और टूरिज़्म ऐसा सेक्टर है जो कितनी सारी जॉब्स जनरेट कर सकता है, अच्छी क्वालिटी वाली जॉब्स जनरेट कर सकता है। और जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है होटल्स में, एविएशन इंडस्ट्री में भी कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनीज जो हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपने पैसे जो हैं वो रिकवर कर सकें। The Aviation Ministry had in November last year announced plans to resume regular international flights starting 15 December 2021, but rescinded that order due to the rise in Omicron cases. 15 December 2021 से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो बैक टू नॉर्मल होने वाली थी, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से और 3-4 महीने जो हैं इसके ऊपर फिर से बैन लगाया गया। बट थिंग्स आर होपफुली गोइंग इन राइट डायरेक्शन, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मधबी पुरी बुच जो सेबी के नए चेयरमैन हैं, तो उनके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। मैंने इनके बारे में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी थी, एक प्रश्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, सेबी के साथ जुड़ा होता। आई एम श्योर यूड बी एबल टू क्रैक इट, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट पर अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब टू बोथ माय चैनल्स, शेयर द लेक्चर, हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डियर फ्रेंड्स, आज आई एम ट्रैवलिंग, राइट, कुछ फैमिली रीज़न की वजह से आई हैव टू ट्रैवल, आई कैन नॉट अवॉइड इट। तो सुबह का जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर जो है वो आज नहीं आ पाएगा। थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल होपफुली, सो आई विल सी यू टुमारो। या टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।